नमस्कार। फ्रंटियर आईएएस कोचिंग क्लासेस पे आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रुति और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट लैंग्वेजेस इन इंडिया। भारत के अलग अलग भाषाओं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे कि भाषा होती क्या है, कितनी तरह की भाषा होती है, भारत में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, कोई हमारा नेशनल लैंग्वेज है या नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे क्या क्या है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए गए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को। और सबसे पहले जानते हैं कि लैंग्वेज होता क्या है। तो व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज कम्युनिकेट करने का यानी एक दूसरे से बातचीत करने का एक तरीका है। और हम लोग बातचीत किसके माध्यम से करते हैं? तो बोली, स्पीच के जरिए करते हैं। और स्पीच होता क्या है? तो ये बहुत सारे साउंड का जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसका एक कलेक्शन होता है। और इस पर्टिकुलर साउंड का मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए सेम ही होता है। मतलब अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर भाषा बोलते हैं तो उसमें जो हम लोग साउंड निकालते हैं उसका मतलब सेम होता है। ठीक है, अगर मैं हिंदी में कुछ बोल रही हूँ तो आपको ये भाषा समझ में आती है, तो जो मैं बोल रही हूँ उसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो भाषा यही है कि इसके जरिए हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। साउंड का कलेक्शन होता है और लोग एक पर्टिकुलर कलेक्शन साउंड का जो होता है उसके लिए हर एक लोगों के लिए उसका मीनिंग एक ही होता है। अब एक लैंग्वेज फैमिली किसको कहते हैं? तो लैंग्वेज फैमिली जो है उसमें बहुत सारी लैंग्वेज शामिल है। जिस प्रकार हम लोग कहते हैं कि हम एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब है कि हमारे मम्मी पापा सेम है या हमारे जो दादा दादी है वो सेम है। ठीक है, तो उसी तरह से लैंग्वेज का परिवार क्या होगा? लैंग्वेज का परिवार में बहुत सारे इंडिविजुअल लैंग्वेज आएंगे, लेकिन उनके जो एंसेस्टर होंगे, उनके जो पूर्वज होंगे वो आपके सेम होंगे। ठीक है, अगर हम लोग पीछे जैसे बहुत सारा लैंग्वेज है A B C D, तो अगर हम लोग पीछे की तरफ ट्रेस करते जाएंगे कि आखिर कहाँ से इनका ऑरिजिन हुआ है, तो हम लोग पाएंगे इन सभी का ऑरिजिन एक लैंग्वेज से हुआ है, O से। तो हम लोग कहेंगे कि ये चारों जो लैंग्वेज है वो सेम लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया लैंग्वेज फैमिली का मतलब। अब बात करेंगे डायलेक्ट यानी कि बोली, इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो डायलेक्ट जो है वो लैंग्वेज जो बोला जाता है उसका एक फॉर्म है जो कि एक लोकल एरिया में बोला जाता है। ठीक है, और जो अलग अलग डायलेक्ट है वो आपके एक ही पर्टिकुलर लैंग्वेज से डिराइव हो सकती है। जैसे हिंदी बोली जाती है तो हिंदी एक भाषा है, लेकिन अगर आप अलग अलग जगह में जाओगे तो आप पाओगे कि हिंदी भाषा कोई अलग अलग तरीके से बोला जाता है। ठीक है, तो ये हर एक जगह का जो अपना एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है, एक लोकल एरिया में जिस प्रकार किसी भाषा को बोला जाता है। जैसे बिहार वालों की हिंदी कुछ अलग होगी, दिल्ली वालों की हिंदी कुछ अलग होगी, फिर नॉर्थ में हिंदी कुछ अलग सी होगी। तो हर एक जगह पे भाषा हिंदी ही है, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। और यही जो बोलने का तरीका होता है इसी को हम लोग डायलेक्ट कहते हैं। और एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के बहुत सारे डायलेक्ट हो सकते हैं, बहुत प्रकार की बोली हो सकती है। तो ये तो एक लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने बात की। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इंडियन लैंग्वेजेस कितने तरह के होते हैं। तो इंडियन लैंग्वेजेस को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका इंडो आर्यन ग्रुप, दूसरा है द्रविडियन ग्रुप, तीसरा है ऑस्ट्रिक, चौथा है आपका सिनो टिबेटियन ग्रुप, पांचवा है आपका नेग्रोइड्स, और जो छठा ग्रुप है उसमें अदर्स और दूसरे सारे लैंग्वेजेस शामिल हैं। अब इसमें भी फर्दर सब डिविजन किए गए हैं। जैसे इंडो आर्यन ग्रुप को 3 भागों में बांटा गया है, ओल्ड इंडो आर्यन, मिडिल इंडो आर्यन और मॉडर्न इंडो आर्यन। जबकि द्रविडियन ग्रुप को भी 3 भागों में बांटा गया है, नॉर्दर्न ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप और साउदर्न ग्रुप। जबकि सिनो टिबेटियन ग्रुप को भी 2 में बांटा गया है, टिबेटो बर्मन और सियामीज चाइनीज। अब हर एक लैंग्वेज का क्या स्पेसिफिकेशन है, इसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल है, कहाँ कहाँ वो बोली जाती है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इंडो आर्यन ग्रुप से। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडो आर्यन ग्रुप जो है वो कैसे हमारे भारत में आया। तो इंडो आर्यन ग्रुप जो है वो जो बड़ा सा जो इंडो यूरोपियन फैमिली है ना, जो कि भारत में आया कब? जब हमारे देश में आर्यंस का आगमन हुआ तो वो अपने साथ साथ ही जो बड़ा इंडो यूरोपियन फैमिली था ना उसको लेकर आए, और इसी इंडो यूरोपियन फैमिली का हिस्सा है इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडो आर्यन ग्रुप किसका हिस्सा है, तो एक बड़ा सा है इंडो यूरोपियन फैमिली, उसी का एक पार्ट है इंडो आर्यन ग्रुप। और इस इंडो आर्यन ग्रुप के अंतर्गत बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं। और ये इंडो आर्यन ग्रुप्स हमारे इंडिया में कब आए? तो जब भारत में आर्यंस का आगमन हुआ तब उनके साथ साथ ये भाषाएं आई। और भारत में जो मेजॉरिटी जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है, वो उसका 74% जो है वो इसी ग्रुप को बिलोंग करता है। ठीक है, यानी जो 74 ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस जो हम लोग बोलते हैं वो आपके इंडो आर्यन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, और ये भारत का सबसे बड़ा लैंग्वेज ग्रुप है।
ठीक है। इस लैंग्वेज ग्रुप को हम लोग 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो भाषा है वो किस टाइम पीरियड में उसका ओरिजिनेशन हुआ है, यानी कि किस समय उसकी शुरुआत हुई है। पहला है आपका ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप, दूसरा है आपका मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप, तीसरा है आपका मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप। तो हम लोग बारी बारी से ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप, मिडिल और मॉडर्न इन तीनों के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप की। तो ये जो ग्रुप है ना, इसका डेवलपमेंट किस समय हुआ है, तो 1500 बीसी के करीब इसका डेवलपमेंट, इसका विकास देखने को मिलता है। और जो संस्कृत भाषा है वो इसी ग्रुप से ओरिजिनेट हुई है, इसी ग्रुप से इसका जन्म हुआ है। अब आप देखोगे कि जितने भी हमारे वेद हैं, उपनिषद है, पुराण है, धर्म सूत्र है, वो सब के सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और हमारा जो भारत है ना, उसका जो सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे पुरानी सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो वो संस्कृत है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिन 22 भाषाओं का जिक्र हुआ है उसमें से एक भाषा संस्कृत भी है। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप की। अब हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोगों ने संस्कृत के बारे में बात की। अब संस्कृत का किस प्रकार विकास हुआ इसके बारे में जानते हैं। तो जो संस्कृत का व्याकरण है उसका डेवलपमेंट कहाँ से देखने को मिलता है, तो पाणिनि के साथ उसका डेवलपमेंट, उसका विकास देखने को मिलता है 400 बीसी के अराउंड। और पाणिनि ने एक किताब लिखी जिसका नाम है अष्टाध्यायी, उसमें उन्होंने संस्कृत के व्याकरण का जिक्र किया। और इसे माना जाता है कि संस्कृत व्याकरण की सबसे पुरानी पुस्तक है जिसे पाणिनि के द्वारा लिखा गया। बहुत सारे जो बौद्ध ग्रंथ है जो कि महायान और हिनायन पद को संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, वो भी संस्कृत भाषा में लिखे गए। ना सिर्फ हिंदू धर्म की जो धार्मिक पुस्तकें हैं या वेद हो गए, उपनिषद हो गए, ना सिर्फ वो संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं, बल्कि जो बौद्ध धर्म से भी जुड़ी जो किताबें हैं महायान और हिनायन सेक्ट से, वो सभी को भी संस्कृत भाषाओं में लिखा गया है। इनफैक्ट जो किताब है महावस्तु, जो हिनायन स्कूल को बिलोंग करता है, वो आपकी बहुत सारी स्टोरीज का कलेक्शन है, उसमें बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलेगी, उसे भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा जो हिनायन टेक्स्ट का जो सबसे मतलब पवित्र ग्रंथ माना जाता है ललित विस्तार, उसे भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है और बहुत सारे जो धर्म है उसकी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसे भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और जानते हैं संस्कृत के बारे में, तो संस्कृत को माना जाता है कि एक मात्र ऐसी भाषा है जिसने लगभग जो भारत के हर एक हिस्से को प्रभावित किया। ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहाँ पे जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो संस्कृत से अफेक्टेड ना हुई हो। तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसका प्रभाव हमें पूरे देश में, इंडिया के हर एक कोने में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो संस्कृत का जो सबसे पवित्र स्वरूप है, जो सबसे चास्ट फॉर्म है, वो हम लोग ऐसे मानते हैं कि 300 बीसी से लेकर के 200 बीसी के बीच में इसका डेवलपमेंट हुआ है। और ये एक रिफाइंड वर्जन है किसका, तो वैदिक संस्कृत का। ठीक है, अब संस्कृत का जो सबसे पहला इसके यूज का उदाहरण हमें मिलता है तो जूनागढ़ में रुद्रामन का जो इंस्क्रिप्शन है वहां पर हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले वहां पर हम लोग देखेंगे कि संस्कृत भाषा में चीजें लिखी गई हैं। और ये कहाँ पे जूनागढ़ प्रेजेंट है, तो अभी जो साउथर्न गुजरात रीजन है वहां पर जूनागढ़ स्थित है। और वहां पे जो शिलालेख है रुद्रदमन का, वहां पे उसको लिखा गया है संस्कृत भाषा में। फिर आप देखोगे कि गुप्ता पीरियड में जो बहुत सारी पोइट्रीज वगैरह लिखी गई हैं उसमें भी संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और ये एक ऐसा पीरियड था गुप्ता पीरियड जिसमें कि जो प्योर लिटरेचर का क्रिएशन हुआ। और ये आप देख सकते हो कि इसी के टाइम में जो महाकाव्य है यानी कि एपिक्स और जो खंड काव्य है उन सभी का निर्माण हुआ। ठीक है, और इसमें भी ज्यादातर में आप देखोगे कि संस्कृत भाषा का इस्तेमाल हुआ। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही पुराने समय से संस्कृत भाषा का डेवलपमेंट हुआ है और बहुत सारी चीजें इसके जगह जगह पे हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलते हैं। बहुत सारे पुराने समय में गुप्ता पीरियड में काव्य वगैरह जो लिखे गए हैं, महाकाव्य लिखे गए हैं, उन सभी में भी आप संस्कृत भाषा का प्रेजेंस देख पाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें गुप्ता पीरियड की, तो गुप्ता पीरियड को माना जाता है कि उस पीरियड में संस्कृत लिटरेचर में यूनिक क्रिएशन देखने को मिलता है। यानी कि जो संस्कृत साहित्य का जो सबसे बेहतरीन काल या फिर बहुत ही खूबसूरत जो संस्कृत भाषा में रचनाएं की गई हैं वो गुप्ता पीरियड के दौरान की गई है। देयर हैज बीन अ वैरायटी ऑफ लिटरेरी वर्क्स डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस शासन काल के दौरान आप देखोगे कि संस्कृत भाषा में बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन संस्कृत के काम किए गए हैं, बहुत सारी उम्दा साहित्यिक रचनाएं की गई हैं। एक और दूसरा फीचर इसका ये है ना कि इसमें लिटरेरी वर्क्स में ऑर्नाइट स्टाइल का यानी कि अलंकृत शैली का भी इस्तेमाल हुआ है।
और बहुत सारे प्लेसेस जो कि गुप्ता पीरियड के दौरान डेवलप किए गए हैं, जो इमारतें अगर खड़ी की गई हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, अगर पिलर्स किया गया तो उसमें जो इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलता है या जो भाषा का जिसमें इस्तेमाल देखने को मिलता है तो वो भाषा क्या है, संस्कृत। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि गुप्ता पीरियड के दौरान संस्कृत का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है, न सिर्फ लिटरेचर की फॉर्म में बल्कि हर जगह आपको संस्कृत का इस्तेमाल देखने को मिलता है। इन जगहों की एक और खासियत यह है कि ये जो संस्कृत भाषा है इसका इस्तेमाल आम लोगों के द्वारा नहीं किया जाता था। इन संस्कृत भाषा का इस्तेमाल जो हाई वर्ड यानी कि जो उच्च जाति के लोग थे, उच्च वर्ण के जो लोग थे, वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, जबकि औरतों के द्वारा या शूद्रों के द्वारा जो कि निम्न जाति से बिलोंग करते थे वो लोग संस्कृत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो लोग प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब ये संस्कृत लैंग्वेज जो है वो जो ऊंची जाति वाले लोग थे उनकी पहचान थी। अगर आप संस्कृत भाषा बोलते हैं इसका मतलब कि आप ऊंची जाति को बिलोंग करते हो, और अगर आप संस्कृत भाषा नहीं बोलते, प्राकृत का इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब आप जो लोअर क्लास को बिलोंग करोगे या फिर आप एक औरत होगे। ठीक है, तो एक तरह से आप ये एक बहुत ही की फीचर है जो कि आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत हाई वर्न्स के लोगों की भाषा हुआ करती थी। तो ये हम लोगों ने सब लोगों ने बात कर ली ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप के बारे में, उसमें हम लोगों ने संस्कृत के डेवलपमेंट को देखा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, तो मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप की। तो इसका डेवलपमेंट कब देखने को मिलता है, तो इस सब ग्रुप का डेवलपमेंट का पीरियड है 600 BC से लेकर के 1000 AD। इस बीच का जो टाइम पीरियड है इसी के दौरान मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और प्राकृत एक ऐसी भाषा है जो ओरिजिनली इसी ग्रुप को बिलोंग करती है, मतलब ये जो प्राकृत भाषा है वो आपकी मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप का एक हिस्सा है। और बहुत सारी भाषाएं जैसे कि पाली हो गई, अपभ्रंश हो गए, अर्धमगधी हो गया, इन सभी को भी पाया जाता है कि ये सारे जो लैंग्वेज का जो ट्रेस है या इसका उद्भव जो है वो प्राकृत भाषा से हुआ है। जिस प्रकार संस्कृत भाषा से बहुत सारी भाषाओं का उद्भव, उसका विकास देखने को मिलता है, उसी प्रकार प्राकृत भाषा से पाली, अपभ्रंश और अर्धमगधी इन जैसी भाषाओं का जन्म हुआ है। जो प्राकृत और जो अर्धमगधी भाषा है उसका जैन ग्रंथों में काफी ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिलता है, जबकि जो प्राकृत है इसका कॉमन लोगों के द्वारा भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था, यानी आम लोगों की भाषा थी प्राकृत। अगर हम प्राकृत भाषा के डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज था वो था पैसाची। और जैसे जैसे जो प्राकृत की भाषा है वो डेवलप होती गई तो जो अंतिम स्टेज था डेवलपमेंट का, तब जाकर के अपभ्रंश जो भाषा है उसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और प्राकृत भाषा का जो सबसे इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क है वो है आपका गथा शतपथी, जिसे लिखा गया था हल के द्वारा, और है परिस्थिति वरण, ये जो है वो लिखा गया है परिशिष्ट वर्ण, ये लिखा गया है हेमचंद्र के द्वारा। और ये गाथा शतपथी और परिशिष्ट वर्णन ये दोनों के दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं जो कि प्राकृत भाषा में किए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेक्युलर टेक्स्ट की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो आपके लिटरेरी वर्क्स जो किए गए हैं वो धर्म से ही जुड़े किए गए हैं। प्राकृत भाषा में बहुत सारे आपके धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ जो हैं उनकी भी रचना प्राकृत भाषा में की गई है, और ये इथिकल है, ये आपको नैतिक प्रवृत्ति के आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीजें नैतिक दृष्टि से सही है, कौन सी नहीं। इस तरह की रचनाएं भी प्राकृत भाषा में की गई हैं जो कि सेक्युलर है, जिनका किसी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि सेतुबंधा ये प्रवर सेन के द्वारा, फिर आपका है फिर गदुप बाहु ये वक्पति के द्वारा, ये दोनों जो रचनाएं हैं वो प्राकृत भाषा में की गई है। फिर आप देखोगे कि जो अपभ्रंश भाषा है उसका जो इस्तेमाल है वो लोकल टेक्स्ट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि जो स्थानीय ग्रंथ है और जो लोक साहित्य है उसमें अपभ्रंश भाषा का इस्तेमाल कई ज्यादा आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग पाली भाषा की बात करें तो पाली का जन्म भी प्राकृत से हुआ है, और पाली भाषा सबसे ज्यादा इसलिए जानी जाती है क्योंकि जितने भी बुद्धिस्ट लेख हैं या बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट है उसमें मेन भाषा के तौर पर, मुख्य भाषा के तौर पर पाली का इस्तेमाल किया गया है। जिस प्रकार प्राकृत भाषा इस्तेमाल की गई है जैन ग्रंथों को लिखने के लिए, उसी प्रकार पाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है बौद्ध ग्रंथों को लिखने के लिए, बौद्ध स्क्रिप्ट्स के लिए।
ठीक है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें कि बुद्ध भगवान जगह जगह जाके प्रीच करते थे, लोगों को दिशा दिखाते थे, तो उनकी प्रीचिंग का भी जो मीडियम होता था वो पाली लैंग्वेज होता था। वो पाली भाषा में ही लोगों को उपदेश दिया करते थे। और कुछ जो इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो कि पाली भाषा में लिखे गए हैं, उसमें शामिल है विनय पिटका, सूत पिटका और अभिधम पिटका। ये तीनों के तीनों बहुत ही सैक्रेड, बहुत ही पवित्र बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और इन तीनों को ही पाली भाषा में लिखा गया है। जो पाली स्क्रिप्ट है कुछ इस प्रकार की दिखती है, ये आपको पाली स्क्रिप्ट का दिखाया गया है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस की। अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप की, ठीक है। तो जो लैंग्वेजेस इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जैसे हमारा जो सबसे पहला था ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप, उसको संस्कृत बिलोंग करता था। फिर हम लोगों ने उसी प्रकार मिडिल की बात की। अब हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप की। तो जो लैंग्वेजेस इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं वो है हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, उड़िया और उर्दू। ये सारी की सारी जो भाषा है वो सब के सब मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप के अंतर्गत आती है। और इन भाषाओं का जो विकास है वो इस सब ग्रुप के अंदर कब डेवलप हुआ, तो 1000 AD के बाद इसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और ये जो भाषाएं हैं वो बेसिकली जो नॉर्दर्न पार्ट है, यानी नॉर्दर्न पार्ट जो आपका ईस्टर्न पार्ट है और जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पर बोली जाती है, ठीक है। जैसे मराठी महाराष्ट्र का लैंग्वेज है, पंजाबी नॉर्थ इंडिया में पंजाब का है, राजस्थानी राजस्थान का, गुजराती गुजरात का, बंगाली बंगाल का, फिर असमीज असम का, हिंदी जो है उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह में बोली जाती है, उड़िया आपका उड़ीसा में। तो ये सारी जो भाषाएं हैं वो आपके इंडिया के जो मेजर रीजन्स हैं नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न पार्ट्स, वहां पर बोली जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, तो हम लोगों ने बात कर ली इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजॉरिटी जो भाषा हमारे देश में बोली जाती है वो इसी ग्रुप को बिलोंग करती है। लेकिन इंडो आर्यन ग्रुप के बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे ग्रुप की, जो है आपका द्रविडियन ग्रुप। तो जितने भी साउथ इंडिया के जो लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के, वो जो भाषाएं हैं वो इस ग्रुप के अंतर्गत आती है। ऐसे भी आप देख सकते हो कि द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की अगर हम लोग बात करें या द्रविडियन पेंटिंग की, तो द्रविडियन टर्म है, कहीं से हम लोग को रिलेट करता है कि साउथ इंडिया की बात हो रही है। तो ये जो द्रविडियन है ना, ये आपके ग्रुप जो है, इसमें बेसिकली जो आपके लैंग्वेजेस साउथ इंडिया में बोले जाते हैं उन सारे भाषाओं को इसमें रखा गया है, ठीक है। वो साउथ इंडिया की जो लैंग्वेजेस है वो इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। और भारत के जो 25% इंडियन पॉपुलेशन है उसे इस ग्रुप के द्वारा कवर किया जाता है। और जो प्रोटो द्रविडियन ग्रुप है उसने 21 द्रविडियन लैंग्वेजेस को राइज किया था, या उससे 21 द्रविडियन लैंग्वेजेस का उत्पन्न हुआ था। और इन द्रविडियन लैंग्वेजेस को हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक को कहते हैं नॉर्दर्न ग्रुप, दूसरे को कहते हैं सेंट्रल ग्रुप और तीसरे को कहते हैं हम लोग साउदर्न ग्रुप। अब हम लोग इन तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्दर्न ग्रुप की। तो नॉर्दर्न ग्रुप में 3 भाषाएं आती है। एक है आपका ब्रहुई, दूसरा है माल्टो और तीसरा है आपका कुरुक। ब्रहुई जो है वो आपकी बलूचिस्तान में बोली जाती है। फिर माल्टो जो है वो बंगाल का जो आदिवासी इलाका है वहां पर बोली जाती है, और बंगाल और उड़ीसा के आदिवासी इलाके में माल्टो बोला जाता है। जबकि कुरुक जो है वो बंगाल, उड़ीसा और बिहार में बोली जाती है और मध्य प्रदेश में भी, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न ग्रुप की बात हो गई। अगर हम लोग सेंट्रल ग्रुप की बात करें तो सेंट्रल ग्रुप में आपकी 11 भाषाएं शामिल हैं। और वो 11 भाषा कौन सी हैं, तो गोंडी, खोंड, कुई, मांडा, परजी, गढ़वा, कोलामी, पेंगो, नाइकी, कुबी एंड तेलुगु। और इन 11 भाषा में जो तेलुगु है वो सिर्फ एक सिविलाइज्ड लैंग्वेज बन पाई और इसे पूरे आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, न सिर्फ आंध्र प्रदेश में बल्कि तेलंगाना में। जबकि जो दूसरी भाषाएं हैं तेलुगु को छोड़ करके वो सबके सब आपकी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, यानी कि जो आपकी ट्राइबल पीपल हैं उनके द्वारा ये भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। जबकि बाकी जो तेलुगु है वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोगों के द्वारा बोली जाती है। आगे बात करते हैं हम लोग साउदर्न ग्रुप की। तो इस 7 लैंग्वेजेस जो है वो इस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करती है। नॉर्दर्न ग्रुप को 3, सेंट्रल ग्रुप को 11 और जो आपके साउदर्न ग्रुप है उसको 7 लैंग्वेजेस बिलोंग करती है। और वो 7 लैंग्वेजेस कौन सी है, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तुलु, कोडागु, तोडा एंड कोटा। ये जो 7 भाषाएं हैं वो साउदर्न ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें से जो तमिल भाषा है उसे माना जाता है कि वो सबसे पुरानी भाषा है। और ये जो 21 लैंग्वेजेस डेवलप हुआ आपका प्रोटो द्रविडियन टाइम से, उसमें से जो 4 लैंग्वेजेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये 4 भाषाएं कौन सी हैं, तो ये 4 भाषाएं हैं तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में, कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में और मलयालम बोली जाती है केरल में।
इसके अलावा अगर हम तेलुगु की बात करें तो जितनी भी द्रविडियन भाषाएं हैं उसमें से सबसे बड़ा अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा लोग जो है वो तेलुगु भाषा को बोलते हैं। जो तमिल है वो सबसे पुरानी और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म की भाषा है। मलयालम की बात करें तो सबसे छोटी है और सबसे इसका क्रिएशन हाल में हुआ है, यानी बहुत पुरानी भाषा नहीं है। जिस प्रकार तमिल सबसे पुरानी है, मलयालम जो है सारे द्रविडियन ग्रुप में सबसे छोटी भाषा है और सबसे यंगेस्ट है, सबसे नई भाषा है, नवीनतम भाषा है। अभी इसका क्रिएशन हाल ही में हुआ है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली द्रविडियन लैंग्वेजेस की। अब हम लोग बात करेंगे सिनो तिब्बतियन ग्रुप की। ठीक है, तो लैंग्वेजेस जो कि इस ग्रुप के अंतर्गत आती हैं ये मोंगोलाइड फैमिली को बिलोंग करती हैं और ये कहाँ बोली जाती हैं तो हिमालय के जितने भी एरियाज हैं, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बंगाल, असम और जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स है हमारे देश के, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पर भी इस ग्रुप के अंतर्गत आने वाली भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है बोलने में। ठीक है, अब ये जो लैंग्वेजेस है ऐसा माना जाता है कि जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस है उससे भी काफी पुरानी है। ठीक है, और इन्हें मतलब इनका जिक्र जो है, जो आपके पुराने संस्कृत के साहित्य हैं जैसे जिसको कि हम लोग बात करेंगे, वहां पर भी इन सिनो तिब्बतियन ग्रुप के लैंग्वेजेस का जिक्र हुआ है और उन्हें कहा गया है किरात के तौर पर। ठीक है, किरात क्या है तो वो भाषाएं हैं जो कि सिनो तिब्बतियन ग्रुप के अंतर्गत बिलोंग करती हैं और इनका जिक्र हमें जो पुराने संस्कृत साहित्य है उसमें देखने को मिलता है। जो 0.6% जो भारत की पॉपुलेशन है वो इस ग्रुप के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं उसको बोलती है। और सिनो तिब्बतियन ग्रुप को फिर हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक हो जाएगा तिब्बतो बर्मन और दूसरा हो जाएगा सियामीज चाइनीज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि तिब्बतो बर्मन लैंग्वेजेस के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो इसको फर्दर 4 भागों में बांटा जाता है, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आपका टिबेटन। सो टिबेटन के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है तो सिक्किमीज, भूटिया, बाल्टी, शेरपा, लहूली और लद्दाखी ये टिबेटन के अंतर्गत आती है। हिमालयन के अंतर्गत आती है किन्नौरी एंड लिम्बू। नॉर्थ असम के अंतर्गत आती है अबोर, मिरी, अक्का, दफला एंड विश्मी। असमीज, ब्रह्मीज, कुकी, चीन, मिकिर, बोडो, नागा, मणिपुरी और मिठाई, ये सारे के सारे जो है वो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषा है जो कि कुकी चीन, जो कि एक सब ग्रुप है तिब्बतो ब्रह्मीज लैंग्वेज का, उसके अंतर्गत ये सारे लैंग्वेजेस बिलोंग करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सियामीज चाइनीज की। तो अहम जो है ये जो है वह एक भाषा है और जो बहुत सारी भाषा जो सियामीज चाइनीज ग्रुप के अंतर्गत आती हैं उसमें से एक ही है। ये जो लैंग्वेज ऐसा माना जाता है कि ये लैंग्वेज हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी अब इस भाषा को लोग नहीं बोलते। ये भी एक भाषा है और इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक भाषा है जो कि सियामीज चाइनीज ग्रुप को बिलोंग तो करती है, लेकिन अब पूरी भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं होता, कहीं पे भी इसे नहीं बोला जाता। सिनो तिब्बतियन ग्रुप के बाद हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रिक ग्रुप की। ठीक है, तो इस भाषा या बेसिकली इस ग्रुप के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वो बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक सब फैमिली को और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है उन लैंग्वेजेस के द्वारा जो बोली जाती है मुंडा और कोल ग्रुप के द्वारा। और इसके अलावा इस ग्रुप के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं उसे इंडिया के सेंट्रल, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में काफी ज्यादा बोला जाता है। कुछ इसमें से जो भाषाएं हैं वो आपकी मोन खेमर ग्रुप को बिलोंग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल खासी, निकोबारीज ये इस ग्रुप के अंतर्गत आती हैं। और ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी जो भाषाएं हैं जो इस ग्रुप के अंतर्गत आती हैं वो आर्यन के आने से बहुत पहले से वो भाषा एग्जिस्ट कर रही हैं और इनका जिक्र, इन भाषाओं का जिक्र आपको पुराने संस्कृत के लिटरेचर में देखने को मिल सकता है और उन्हें निषदों के नाम से जाना जाता है। निषाद कहा जाता था इस भाषाओं को संस्कृत साहित्य में। संथाली जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है जो कि झारखंड, बिहार और बंगाल के सांथल ट्राइबल पीपल के जरिए बोली जाती है। वो लोग संथाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये भाषा भी ऑस्ट्रिक ग्रुप के अंतर्गत आती है। जितने भी आपकी ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस हैं इंडियन टेरिटरी में जो बोले जाते हैं ये सब के सब आपके इंडेंजर्ड है, यानी लगभग विलुप्त होने वाले हैं क्योंकि इनको बोलने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या घटते जा रही है। बहुत ज्यादा लोग नहीं बोलते इसे। सिर्फ खासी और संथाली ऐसी भाषा है जो कि अच्छे खासे स्केल पे लोगों के द्वारा, सांथल ट्राइबल्स के द्वारा बोली जाती है। बाकी जितने भी भाषाएं वो सबके सब इंडेंजर्ड हो चुकी हैं। आगे बात करते हैं हम लोग अब अदर्स की। तो ये हम लोगों ने जितने भी मेजर क्राइटेरियाज थे उसके बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे अदर्स की। तो इस ग्रुप के अंतर्गत बहुत सारी आपके जो द्रविडियन और आदिवासी भाषाएं हैं जैसे कि गोंडी, ओराउन, प्राची, ये सारी की सारी भाषाएं इनके अंतर्गत आती हैं।
अब थोड़ा सा हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडो आर्यन ग्रुप और द्रविडियन ग्रुप इनके बीच में क्या बेसिक अंतर है। ठीक है, तो आप देखोगे कि रूट वर्ड्स जो होंगे वो दोनों ही लैंग्वेजेस के, मतलब दोनों ही लैंग्वेजेस के वो काफी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जो आपके मूल शब्द होते हैं जिससे कि वर्ड्स को डिराइव किया गया है वो इंडो आर्यन ग्रुप और द्रविडियन ग्रुप है, वो काफी अलग अलग होते हैं। इसके अलावा दोनों ही ग्रुप का आप देखोगे, दोनों ही ग्रुप को जो लैंग्वेजेस बिलोंग करती हैं उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि द्रविडियन फैमिली के जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है वो आपका अग्लूनिटेटिव होता है, यानी कि उसमें जो रूट वर्ड्स होते हैं ना वो कंबाइन करते हैं। ठीक है, और उनमें जो जब कॉम्बिनेशन होता है ना तो उस कॉम्बिनेशन के दौरान वर्ड्स वगैरह में लॉस बहुत कम होता है। जैसे अगर कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी वर्ड्स है लाइक ABC और DEF, अगर इन दोनों को आपस में कंबाइन करना है तो कंबाइन करके बन जाएगा ABCDEF डायरेक्टली। ठीक है, यानी अग्लूनेटेटिव है, इसके बीच में जो लॉस होता है या तो न के बराबर होता है या फिर लॉस होता ही नहीं है। जबकि जो इंडो आर्यन ग्रुप के अंतर्गत जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है वो इन्फ्लेक्टेड होता है। जब भी आपका ये कंबाइन करेगा तो हो सकता है ABC और DEF अगर इंडो आर्यन ग्रुप के अंतर्गत कंबाइन करे तो ये हो जाए ABGEF, तो यहाँ पे CD बदल करके G हो जाए। ठीक है, या फिर आपका CD गायब होके ABEF हो जाए। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि जो वर्ड्स एंडिंग होता है या फिर जो स्पेलिंग है वो आपका चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स ग्रामेटिकल फंक्शन। जबकि आपकी जो द्रविडियन ग्रुप है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें सिंपली कंबाइन कर जाते हैं, एकदम हल्का सा लॉस होता है, बल्कि इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ये सब चीजें जो वर्ड्स एंड होती हैं वो चीजें बदल जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। तो इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड सबसे पहला जो आर्टिकल आपको जानना चाहिए वो है आर्टिकल 343(1). तो इस आर्टिकल 343 के अनुसार जो भारत का संविधान ये कहता है कि जब से भारत का संविधान लागू होगा उसके 15 सालों के बाद जो हिंदी होगी वो इंग्लिश को रिप्लेस कर देगी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश के स्थान पर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाएगी, तो वो हिंदी हो जाएगी। और लेकिन फिर भी उन्होंने एक और क्लॉज ऐड किया इसमें कि लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो डिसाइड कर सकती है कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए रखना है या फिर नहीं। मतलब ये है कि 15 साल के बाद आपको बदल देना है, लेकिन इसके साथ साथ पार्लियामेंट के पास ये पावर भी है कि अगर वो चाहे तो ऐसा नहीं कर सकती, वो चाहे तो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर कंटिन्यू कर सकती है। तो जब 15 साल हमारे भारत के संविधान को लागू हुए हो गया, फिर समय आ गया कि अब हिंदी को बदला जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। तो इससे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटीज थे पूरे देश में, जो इनको हिंदी भाषा नहीं आती थी, वो लोग सब प्रोटेस्ट पे उतर आए। उन्होंने काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया कि नहीं, हम लोग हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनने देंगे, इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी क्योंकि हमें हिंदी भाषा नहीं आती। तब फिर आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट आया 1963 का, और उसने डिक्लेयर किया कि जो हिंदी है वो आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट में वो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है उसने कहा कि जो इंग्लिश है वो आपकी सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की, यानी इस लैंग्वेज के एक्ट ने इंग्लिश को प्राइमरी बना दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी यूनियन की, लेकिन जो इंग्लिश है वो आपकी सहायक राजभाषा है, यानी कि सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा जो हमारे इंडिया के संविधान ने, भारत के संविधान ने एक प्रोविजन भी दिया कि हर एक स्टेट के पास ये अधिकार है कि वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को खुद चुन सकता है कि कौन सा उस राज्य का पर्टिकुलर ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, जिस मतलब वो पर्टिकुलर लैंग्वेज ऐसा होगा जिससे कि उस पूरे देश भर में उसके जरिए कम्युनिकेशन की जाएगी, यानी जितने भी ऑफिशियल बातें होंगी वो उसी भाषा में की जाएगी। तो शुरुआत में जो 14 भारत भाषाएं थी उसे 8th शेड्यूल के अंतर्गत सेलेक्ट किया गया, और वो 14 भाषाएं कौन कौन सी थी, तो असमीज, हिंदी, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, उड़िया, गुजराती, कश्मीरी, उड़िया और तमिल, इन 14 भाषाओं को 8th शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया। बाद में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के अंतर्गत सिंधी को भी इसमें शामिल किया गया, और बाद में फिर 3 और भाषाओं को इसमें जोड़ा गया इस लिस्ट में। कौन कौन सी वो 3 भाषाएं थी, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इसको भी ऐड किया गया 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के अंतर्गत। फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के अंतर्गत और भी भाषाएं ऐड हुई, जैसे बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, इसको भी ऐड किया गया। और अगर प्रेजेंट टाइम की हम लोग बात करें तो कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है,
अब आपको एक कुछ ऑफिशियल बातें, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आपको याद रखना है कि हिंदी हमारे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है इस पूरे यूनियन की, और इंग्लिश सब्सिडरी है। लेकिन याद रखिएगा कि भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन ये कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करती है कि मतलब कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट्स के द्वारा यूज करनी चाहिए अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए, कि अगर कोई भी ऑफिशियल काम होगा तो उसके लिए वो कौन सी भाषा इस्तेमाल करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ भी बात कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये एक बहुत ही जरूरी है कि आप याद रखें कि भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और जो लैंग्वेज जो कि स्टेट्स के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, वो जरूरी नहीं है कि वो 8th शेड्यूल में जो 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है उसमें से कोई एक हो। वो 22 भाषा के अलावा भी किसी भाषा को अपने ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया है उन भाषाओं को जो कि लिस्ट में शामिल नहीं है, जैसे कि त्रिपुरा ने कोकबोरो को अडॉप्ट किया अपने ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, पुडुचेरी ने फ्रेंच लैंग्वेज को अडॉप्ट किया है, मिजोरम ने मिजो लैंग्वेज को अडॉप्ट किया है, ठीक है। जबकि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है दो स्टेट्स की, वो है नागालैंड और मेघालय। और इंग्लिश जो है वो आपका जो 8th शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, उसमें इंग्लिश जो है वो शामिल नहीं है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो इस ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के बाद अब हम लोग बात करेंगे क्लासिकल लैंग्वेज की स्टेटस की, कि किस भाषा को हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं, किस आधार पर उन्हें क्लासिकल लैंग्वेज चुना जाता है, और क्लासिकल लैंग्वेज होने का क्या फायदा है। तो 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि अगर कुछ लैंग्वेजेस सर्टेन क्राइटेरियाज मतलब फॉलो करती हैं तो उसे हम लोग इंडिया के क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देंगे, ठीक है। यानी सर्टेन भाषा में हुआ कि अगर हमारे पास कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं, अगर आपकी भाषा या कोई पर्टिकुलर भाषा उस पैरामीटर को फॉलो करती है तो भारत सरकार उसे भारत की शास्त्रीय भाषा होने का दर्जा देगी। अब ये क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला, हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट या रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 टू इतना। तो सबसे पहली बात कि वो जो भाषा होनी चाहिए वो आपकी बहुत पुरानी होनी चाहिए, लाइक 1500 से 2000 साल पुरानी। उसके रिकॉर्डेड हिस्ट्री होना चाहिए कि भाषा बहुत पुरानी है, 1500 से 2000 साल पुरानी है, और इस भाषा में लिखे गए आपके कुछ प्रारंभिक ग्रंथ होने चाहिए। ये पहला है। दूसरा, इट शुड बी अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट व्हिच इज कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स। दूसरा कि ये जो एंशिएंट आपके जो प्राचीन साहित्य या ग्रंथ है उसका जो मतलब समूह है उसका एक हिस्सा होना चाहिए, जिससे कि जो स्पीकर्स का जनरेशन है उसके लिए एक वैल्यूएबल हेरिटेज के तौर पर जो उसे कंसिडर करते हो। द नेक्स्ट की जो लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। उसकी जो साहित्यिक परंपरा है वो एकदम ओरिजिनल होनी चाहिए, और उसकी जो लैंग्वेजेस की जो वर्ड्स या सारी चीजें हैं वो किसी भी दूसरे कम्युनिटी या किसी भी दूसरे मूल से उधार नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी कुछ होना चाहिए वो उसका खुद का होना चाहिए, उस पर्टिकुलर भाषा का, कहीं से भी शब्द या चीजें दूसरी जगह से उधार नहीं लिए होने चाहिए। फिर ये जो क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर है वो आपका मॉडर्न से भी थोड़ा अलग होना चाहिए। इट शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, और मतलब देयर मे बी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। आप देखोगे कि जो क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर है वो मॉडर्न फॉर्म में काफी ज्यादा डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और ऐसा हो सकता है कि आपका जो शुरू में जो क्लासिकल लैंग्वेज था और अभी का जो बाद में उसका फॉर्म है जिससे उसकी डेरिवेटिव्स आ रही है, तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकती है। और जो भाषा जिसको कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया वो कुछ इस प्रकार है। तमिल भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया वर्ष 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को दिया गया 2008 में, कन्नड़ को दिया गया 2008 में, मलयालम को दिया गया 2013 में, और उड़िया को दिया गया वर्ष 2014 में। तो आप देख सकते हैं कि याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं कि जो चारों आपकी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है। संस्कृत है सबसे पुरानी भाषा, और एक उड़िया है उड़ीसा की, इसे भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है। पाली जो है ऐसा देखा गया कि जितनी भी क्राइटेरिया मेंशन किए गए उन सभी में ये फिट बैठता है, लेकिन फिर भी अभी तक इसे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं मिला, जिसके कारण इसका काफी ज्यादा विरोध होता है कि पाली को भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलना चाहिए। तो ये बातें हो गई कि क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा और कि क्या बेनिफिट मिलता है अगर कोई भाषा क्लासिकल लैंग्वेज बन जाती है
तो ये भाषा बन जाती, तो आखिर क्या फायदा होता है उसको? तो सबसे पहले कि जो मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स है वो उन स्कॉलर्स को दिया जाता है हर साल जिन्होंने कुछ एमिनेंट काम किया है इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये तो आपका रिजर्व है कि अगर आपकी भाषा क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज के अंतर्गत आती है तो आप उस 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और अगर आपकी भाषा इसके अंतर्गत नहीं आती तो आप इस मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। दूसरा कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द स्टडीज ऑफ इन क्लासिकल लैंग्वेजेस ये भी सेटअप किया जाता है कि मतलब जो आपका एक जगह है जिसे हम लोग कहते हैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेज, तो अगर कोई भाषा क्लासिकल लैंग्वेज है तो लोग उसकी स्टडी कर पाए, लोग उसके बारे में और जान पाए, इसके लिए इस इंस्टीट्यूशन का निर्माण होता है। फिर यूजीसी से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो मतलब कम से कम जो है क्रिएट करे और स्टार्ट करे एटलीस्ट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कुछ ऐसे सर्टेन प्रोफेसर्स होने चाहिए जो कि इस पर्टिकुलर क्लासिकल लैंग्वेज के ज्ञाता हो, सो दैट इस क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सके। तो ये भी फायदा मिलता है कि अगर आप उस पर्टिकुलर क्लासिकल लैंग्वेज है आपकी भाषा, तो अगर आप उस लैंग्वेज के स्कॉलर हो तो यूजीसी के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है यूजीसी को कि वो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर एक पैनल ऑफ स्कॉलर्स हो जो कि इन भाषा के बारे में जानते हो और इससे रिलेटेड पढ़ाई उसके बारे में लोग जान सके, इसको प्रमोट करने के लिए। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि क्लासिकल लैंग्वेज का अगर स्टेटस किसी भाषा को मिलता है तो उन्हें मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, तो हम लोग बात करेंगे नेशनल ट्रांसलेशन मिशन की। ठीक है, तो नेशनल ट्रांसलेशन मिशन ये भारत सरकार का एक स्कीम है ताकि जो आपका हायर एजुकेशन है वो आपके मतलब उसको फेलिसिटेट करना। कैसे? तो जो आपकी नॉलेजेबल टेक्स्ट है या जो आपकी ज्ञानवर्धक किताबें हैं वो लोगों को मिल सके, स्टूडेंट्स को मिल सके इंडियन लैंग्वेजेस में। इस मिशन को इस मतलब उद्देश्य के साथ इस मिशन को लाया गया है। इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि साइंस या फिर कुछ भी जैसे हायर स्टडीज में अगर हम लोग जाते हैं तो हिंदी में या दूसरे जो इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें किताबें नहीं मिलती, और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें इंग्लिश नहीं आता उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है उन किताबों को पढ़ने के लिए। तो ताकि ऐसा प्रॉब्लम ना हो और जिन लोगों को ये इंग्लिश या फिर जो दूसरी भाषा है वो नहीं आती है वो भी चीज़ों को जान सके, इस उद्देश्य के साथ नेशनल ट्रांसलेशन मिशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है ताकि वो हायर एजुकेशन की जो नॉलेजेबल टेक्स्ट वगैरह है उसको ट्रांसलेट किया जा सके उन भाषाओं में जो कि भारतीय भाषा है उसमें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग उन नॉलेजेबल टेक्स्ट को पढ़ पाए और हायर एजुकेशन में उनको सहूलियत हो। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन जो है वो जो नॉलेज है उसको जितनी भी भारतीय भाषा जो कि 8th शेड्यूल में मेंशन की गई है उन सभी में नॉलेज को बढ़ाना चाहती है। किसके जरिए? तो ट्रांसलेशन की मदद से। जो नॉलेज टेक्स्ट ट्रांसलेशन ये सबसे पहला स्टेप है जो कि मतलब इस नेशनल ट्रांसलेशन मिशन का ये भी गोल है कि वो ट्रांसलेशन को एक इंडस्ट्री के तौर पर एस्टैब्लिश कर सके और इसके जरिए लोगों को जो कि ट्रांसलेशन करने में इंटरेस्टेड है उन्हें रोजगार मिल सके। ठीक है, तो ये जो नॉलेज टेक्स्ट ट्रांसलेशन है यानी जो लेजिबल या फिर जो हायर एजुकेशन की जो टेक्स्ट है उसको दूसरे जो 8th शेड्यूल में हमारी भाषाएं मेंशन है उसमें ट्रांसलेट किया जा सके, इसके लिए ये जो स्टैब्लिश करना सबसे पहला इस गोल है इस ट्रांसलेशन को इंडस्ट्री के तौर पर स्टैब्लिश करने का। ये सबसे पहला कदम हुआ कि ऐसा कुछ करें तभी जाकर के ट्रांसलेशन इंडस्ट्री इंडिया में क्रिएट हो पाएगी। अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो नेशनल ट्रांसलेशन मिशन है वो जितनी भी पेडागॉगिक मटेरियल्स है हायर एजुकेशन से संबंधित उसको 22 जो इंडियन लैंग्वेजेस है जो कि 8th शेड्यूल में मेंशन है उसमें कन्वर्ट करने में इंगेज है। वो कोशिश कर रही है कि हायर एजुकेशन के सारे मटेरियल वो हमारे इन 22 भाषाओं में अवेलेबल हो सके लोगों को। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम लोग बात करें नेशनल ट्रांसलेशन मिशन की तो सबसे पहला है कि जो ट्रांसलेटर है उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना और उन्हें ट्रेनिंग देना अलग अलग एरियाज में। दूसरा है कि आपका डाटाबेस को जनरेट करना, उसे क्रिएट करना और उसको मेंटेन करना कि कौन कौन से जो किताबें हैं वो इस भाषा में ट्रांसलेट हो गई, कौन कौन से भाषा नहीं हुई है, ये सारे का एक डेटाबेस मेंटेन करना और उसको जनरेट करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन कोर्स कंडक्ट करना ताकि जो ट्रांसलेटर है उन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाए, और ये शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन कोर्स कंडक्ट होगा किसके अंतर्गत? जो ट्रांसलेटर एजुकेशन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत। ठीक है, फिर आपका जो मशीन एडेड ट्रांसलेशन है उसको प्रमोट करना इंग्लिश में और इंडियन लैंग्वेजेस में। फिर ट्रांसलेशन टूल्स को डेवलप करना जैसे डिक्शनरीज, थिजोरी, ये सारी चीजें हैं जिसकी मदद से ट्रांसलेशन जो है वो कर पाना सिंपल हो जाता है।
तो इस तरह के टूल्स को भी डेवलप करना, जो फेलोशिप्स या ग्रांट प्रोवाइड करना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और ट्रांसलेशन रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट पे, ताकि ट्रांसलेशन से संबंधित और किस किस तरह की चीजें होनी चाहिए उसके बारे में लोग और रिसर्च कर सके। इस चीज को प्रमोट करने के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप प्रोवाइड करना। जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि जो ट्रांसलेटर्स की विजिबिलिटी है उसको प्रमोट करना, और जो ट्रांसलेशन की एक्टिविटीज है इसको भी प्रमोट करना कि लोग ट्रांसलेशन के काम को इनमें इंटरेस्ट ले और ट्रांसलेशन के लिए आगे आए। और ये कैसे विजिबिलिटी को प्रमोट करेगा, कैसे लोग ट्रांसलेटर्स दिखे कि हाँ ये एक बंदा ट्रांसलेशन का काम करता है, वो इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। तो इस ट्रांसलेटर्स की विजिबिलिटी को प्रमोट करना और ट्रांसलेशन की एक्टिविटीज को प्रमोट करना इसका भी ऑब्जेक्टिव है। और ये किस तरह से ट्रांसलेशन एक्टिविटीज को प्रमोट करता है, तो ट्रांसलेशन के लिए बुक लॉन्च करके, रीजनल ट्रांसलेशन फेस्टिवल के जरिए, डिस्कशंस के जरिए, बुक एग्जीबिशंस के जरिए। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल मिशन है नेशनल ट्रांसलेशन मिशन। अब हम लोग बात करेंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स का। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है ये आपकी एक प्रोबेबिलिटी है। ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी बताती है, तो ये बताती है कि अगर एक गिवन पॉपुलेशन है उसमें से अगर आप दो लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करते हो बिना कुछ सोचे हुए, ठीक है, तो उन दो लोगों की क्या मदर टंग जो होगी वो डिफरेंट होगी कि नहीं होगी, इस बात की संभावना बताती है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स। और ये आपकी 0 से लेकर के 1 तक के बीच में कुछ भी आपकी हो सकती है। 0 का मतलब है कि नहीं, ये दोनों जो पर्सन आप रैंडमली सेलेक्ट करोगे इन दोनों की मदर टंग एक ही होगी। और 1 का मतलब है कि नहीं, दोनों की बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, उनकी कभी भी किसी भी दो लोगों की जो मदर टंग है वो सेम हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब ये जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का इंडेक्स है वो आपका मेजर करता है, जो इंडेक्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ये मेजर करता है कि किस प्रकार जो आपका लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स है उस समय के साथ बदला है। ठीक है, अगर हम लोग एक ग्लोबल इंडेक्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो इंडिकेट करता है 0.8 है, और ये इंडिकेट करता है कि डाइवर्सिटी में 20% लॉस हुआ है 1970 के बाद से। लेकिन अभी भी जो रेशियो है वो 1 के ऊपर ही है। रीजनल इंडेक्सेस में अगर हम लोग बात करें एक पर्टिकुलर रीजन में अभी भी दो लोगों की जो मदर टंग है वो कम मतलब डिफरेंट है। याद रखिएगा कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स बताता है कि अगर आपके पास बहुत सारे लोग हैं, इसमें से 2 लोगों को आप रैंडमली पिक करते हैं तो दोनों की मदर लैंग्वेज सेम होगी नहीं होगी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। जबकि इंडेक्स ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ये इस LDI यानी कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स को मेजर करता है कि समय के साथ इसमें किस तरह का परिवर्तन देखने को मिला है। और ऐसा माना गया है कि 0.8 आपकी अब हो चुकी है ग्लोबल ILD, इसका मतलब 20% के करीब 0.2 इसका लॉस देखने को मिला डाइवर्सिटी का, यानी भाषा की विविधता जो है वो 1970 के बाद से थोड़ी घटी है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि जो कंप्यूटेशन है डाइवर्सिटी इंडेक्स का, मतलब जो उसको निकाला गया है, उसका जो पैमाना है वो आपका बेसिकली हर एक लैंग्वेज की पॉपुलेशन पे बेस्ड है। और उसे किस प्रकार निकाला गया, तो एक तो हर एक लैंग्वेज का क्या पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन में उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को कितने लोग बोलते हैं उसके आधार पर। इस इंडेक्स में ये बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया गया है कि एक भाषा दूसरी भाषा से कितनी अलग है, ना ही दूसरे और सिर्फ एक ही लोगों की एक ही भाषा मानी गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं कंसिडर किया गया है कि दूसरे लोग एक पर्टिकुलर पर्सन को एक से अधिक भाषा भी आती होगी। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज के टोटल नंबर को कंसिडर करता है, उसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को कंसिडर करता है मदर टंग के तौर पर। ठीक है, तो ये छोटी सा पॉइंट था, आपको पता होना चाहिए कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडेक्स किसे कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका लिंगुआ फ्रैंका। तो लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है, तो इसको हम लोग कई बार ब्रिज लैंग्वेज के तौर पर जानते हैं, या फिर कॉमन लैंग्वेज हो गया, या फिर ट्रेड लैंग्वेज हो गया, या फिर वेहिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, तो बेसिकली ऐसी भाषा या डायलेक्ट है जो कि वैसे दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाती है जिनकी नेटिव लैंग्वेज एक ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया से हूँ और एक पर्सन कोई चाइना से है, ठीक है, तो मुझे इंडिया में मेरी मदर टंग हिंदी है, चाइना वालों की चाइनीज है। ठीक है, तो हम दोनों की मदर टंग अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं इंग्लिश भाषा में। ठीक है, तो एक ऐसी भाषा या लैंग्वेज जो कि दो अलग अलग लोगों के बीच में कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाती है, और ऐसे दो लोगों के बीच में जिनका की नेटिव लैंग्वेज या नेटिव डायलेक्ट जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, इन पर्टिकुलर एक ऐसी थर्ड लैंग्वेज है, और ये थर्ड लैंग्वेज जो है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज से काफी डिफरेंट, जैसे कि जो इंग्लिश भाषा है वो हिंदी और चाइनीज दोनों से ही काफी डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं।
और ये आपके वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डेवलप की गई है सो दैट कमर्शियल, कल्चरल, रिलीजियस, डिप्लोमेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो, ताकि एक जगह से दूसरे जगह हम लोग जाएँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, हम लोग ईजिली लोगों से कम्युनिकेट कर पाए। इसके अलावा साइंटिस्ट के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का, स्कॉलर्स के अलग अलग नेशनैलिटीज़ के स्कॉलर के बीच में इंफॉर्मेशन चेंज करने का, इंटरचेंज करने का एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि अगर हम लोग दो अलग अलग स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी नेटिव लैंग्वेजेस अलग अलग होंगी। तो अगर कोई तीसरा लैंग्वेज नहीं होगा जो कि हम दोनों को पता है, तो एक दूसरे से बात कर पाना बहुत मुश्किल है। और हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स जान नहीं पाएंगे, तो हम लोग कल्चरल एक्सचेंज हो या डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो या एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें, वो सारी चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाएंगी। तो ये था पूरी भाषा के बारे में, मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बताया जितने भी इंपॉर्टेंट भाषाएं से रिलेटेड, कैसे उनका ओरिजिन हुआ, किस प्रकार की भाषाएं हमारे भारत में, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के बारे में, डाइवर्सिटी इंडेक्स के बारे में, लिंगुआ फ्रैंका के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।